इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से किसी मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करने से वेव्स को जनरेट किया जा सकता है, और फिर हमने उसका अलग अलग बिहेवियर देखा था कि किस तरह से फिर वो ट्रैवल कैसे करती हैं। और हमने ये भी देखा था कि जो वेव्स हैं उनके पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़कर नहीं जाते, बल्कि अपनी मेन पोजीशन के अप एंड डाउन मूव करते रहते हैं, और वेव के जो मुख्तलिफ पैटर्न बनते थे हमने उसको ऑब्जर्व किया था। फिर हमने वेव्स की टाइप्स को देखा था, जो कि थी मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। तो हमने ये भी देखा कि मैकेनिकल वेव्स किस तरह की होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती हैं, और फिर हमने मैकेनिकल वेव्स की फर्दर 2 टाइप्स पढ़ी थी, जो कि थी ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेव्स जो है वो किस तरह से एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। फिर उसके बाद हम वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन देखेंगे, और लास्ट पे हम एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि जो वेव्स हैं वो एनर्जी की किस तरह से ट्रांसफर करती हैं। इस बात को समझने के लिए हम वही एग्जांपल यूज करेंगे जो हम इससे पहले लेक्चर में यूज कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग के अंदर वेव प्रोड्यूस करवाएंगे, यानी उसको अपने हाथ से जर्क देंगे, एक झटका देंगे, तो उसके अंदर हमें एक पल्स नजर आएगी, यानी वेव प्रोड्यूस होगी उसके अंदर। अब होगा क्या कि उसमें जो उसके पार्टिकल होंगे वो अपनी ही पोजीशन के अप एंड डाउन मूव करेंगे, यानी यहां से अगर इस पार्टिकल की बात करें तो ये अपने ही पोजीशन के अप एंड डाउन मूव करेगा। अब क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी को साथ वाले पार्टिकल में ट्रांसफर कर देता है, और जो क्यों अब वो भी ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है। अब जब वो अपने से साथ वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करता है तो तब वो भी क्या करते हैं, इस तरह से ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही पार्टिकल रहते अपनी ही जगह पर हैं, लेकिन अपनी एनर्जी साथ वाले पार्टिकल को ट्रांसफर करते रहते हैं, और ऐसे ही सारे के सारे पार्टिकल्स की तरफ वो एनर्जी जाती है, और तभी वो अपनी मेन पोजीशन के अप एंड डाउन जो है वो मूव करते रहते हैं। तो देखिए, हम इस वेव के अंदर जो एनर्जी आती कहां से है, हम खुद इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम उस रस्सी के अंदर इस तरह से जर्क दे रहे हैं, उसको एक झटका दे रहे हैं, तो हम अपने मसल्स की मदद से उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब वो एनर्जी पार्टिकल के पास जाती है, और वो पार्टिकल अपने साथ वाले पार्टिकल को ट्रांसफर करके ओवरऑल हम जो है वेव के अंदर उस एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है। और यही बात जो अभी मैंने आपको बताई है वो इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है, आपने इसको याद करना है, यानी याद करने वाला पोर्शन जो है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। चलो, यहां तक हमें ये तो पता चल गया कि जो वेव्स होती हैं ये एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। अब वो कितनी मिकदार में एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, अब हम उसको भी एक दफा देख लेते हैं। और ये चीज डिपेंड करती है उस वेव के एम्पलीट्यूड पर। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था, मैं एक दफा फिर से उन बातों को रिवाइज कर देता हूँ। मेन पोजीशन से जितनी ज्यादा दूरी होती है वही उसका एम्पलीट्यूड होता है। चलिए इनको देख लेते हैं एक दफा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास वेव लेंथ का होना चाहिए कि वेव लेंथ क्या है। ये हमारे पास जो सामने वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं ये बेसिकली हमारे पास ट्रांसवर्स वेव हैं, जिसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। एक क्रस्ट यानी जो पीक होती है, जो मेन पोजीशन से ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। तो एक क्रस्ट और ये दूसरा क्रस्ट, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम वेव लेंथ कहेंगे, या फिर एक ट्रफ और एक ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहेंगे। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये ग्रीक लेटर होता है, और लैम्डा को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अब देखते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये मेन पोजीशन है और ये क्रस्ट की हाइट है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है। हम एम्पलीट्यूड को दोबारा से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि जो वेव्स होती हैं ये एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। अब वो कितनी मिकदार में एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं उसके लिए हमें वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड का पता होना जरूरी है। तो चलो देख लेते हैं कि किस तरह से ये फैक्टर जो है एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर एक बोट है जो कि पानी के अंदर मूव कर रही है कुछ इस तरह से, और ये अपनी मेन पोजीशन के अप एंड डाउन ही मूव कर रही है, और वेव इस तरह से आगे ट्रेवल कर रही है। अब एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा एनर्जी उसके पास होती है, और जितना एम्पलीट्यूड कम होता है उसके पास एनर्जी उतनी कम होती है। देखिए जी, अगर वेव छोटी होगी, मैं आपको सादा अल्फाज में समझाऊं, वेव अगर छोटी होगी तो उसके पास एम्पलीट्यूड कम होगा, वेव अगर बड़ी होगी तो उसके पास एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। अगर यहां पर देखें तो इस जगह पर यहां पर एक कर्व सी मौजूद है, यानी यहां पर इसके पास एम्पलीट्यूड मौजूद है। अब अगर यहां से ये आगे इस पोजीशन पर आ गया तो यहां पर इसके पास किसी किस्म का कोई एम्पलीट्यूड नहीं है, तो यहां इसके पास एनर्जी भी कम होगी। जैसे ही ये यहां से आगे मूव करेगा तो यहां इसके पास एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया। अब अगर देखें इससे आगे
जितना यहाँ पर एम्पलीट्यूड था उससे डबल यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब अब जब ये इस रीजन से इस रीजन में आएगा तो इसके पास एनर्जी और ज्यादा होगी। तो हमें पता चला कि जो वेव है वो डिपेंड कर रही होती है एम्पलीट्यूड के ऊपर, यानी वेव जितनी मिकदार में एनर्जी ट्रांसफर करती है। तो अब देखें यहाँ से ये इस रीजन में आया तो इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, तो ये बहुत ज्यादा इस को एंजॉय करने वाला है। अब देख भी सकते हैं। तो हमें पता चला कि जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वेव उतनी ज्यादा एनर्जेटिक होगी। तो हमने वेव के अंदर वेव लेंथ और एम्पलीट्यूड को तो देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि एक वेव के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट सेकेंड, तो यानी कितनी नंबर ऑफ वेव्स होती है एक सेकेंड के अंदर। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। अब यहाँ पर देखें, फर्ज करें जो आपके सामने ये जो वेव है इसको जो हमने फ्रीक्वेंसी दी है वो 1 हर्ट्ज है, यानी इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्ज है और इसका कुछ न कुछ यहाँ पर वेव लेंथ में मौजूद है। यानी यहाँ पर अभी इसके पास क्या है, 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कर देते हैं, यानी 2 हर्ट्ज कर दी। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है वो पहले से ज्यादा होगी, यानी जितनी ज्यादा हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन उतनी ज्यादा होती चली जाएंगी। लेकिन इसके साथ एक और चीज भी ऑब्जर्व करें, मैंने फ्रीक्वेंसी को जैसे ही बढ़ाया, एक नंबर इसको ज्यादा किया, तो इसकी जो वेव लेंथ है ये पहले से कम होगी। देखिए वेव लेंथ में बार बार बता रहा हूं कि एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये एक वेव लेंथ है। तो देखें यहाँ पर इस क्रस्ट और इस क्रस्ट में देखें डिस्टेंस ज्यादा है, जब 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी, अब मैंने फ्रीक्वेंसी को 2 हर्ट्ज कर दिया। तो अब देखें इस क्रस्ट और इस क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो पहले से कम हो गया। यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो वेव लेंथ हमारे पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करूंगा तो वेव लेंथ मेरे पास कम होगी, या फिर मैं अगर वेव लेंथ को ज्यादा करता हूं तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये सब बातें सीखने के बाद अब हम वापस अपनी बुक की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए एम्पलीट्यूड और उसकी फ्रीक्वेंसी का बहुत ज्यादा हाथ होता है। ठीक है, तो अब इस पैराग्राफ के अंदर वही बात लिखी हुई है जो अभी तक हमने डिस्कस की है, तो इसको भी एक दफा आप पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं कि एक एक्टिविटी की तरफ। तो एक्टिविटी कुछ इस तरह से है कि एक पानी के अंदर हमने एक कॉक रखा हुआ है, मतलब कि ये वैसी ही एक एग्जांपल है जैसे कि हमने पहले पेजेस को फोल्ड करके एक टब के अंदर रखा हुआ था। तो जैसे हम इसके अंदर वेव प्रोड्यूस करवाएंगे, इसके अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ वेव्स जनरेट हो जाएंगी और ये अपने जो एनर्जी है वो साथ वाले पार्टिकल को ट्रांसफर करेंगे और वो फिर इस कॉक को भी किसी एक डायरेक्शन में मूव करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने इस एक्टिविटी को एक दफा रीड कर लेना है। ये बिल्कुल वही बात लिखी हुई जो भी मैंने आपको बता दी है। और अब हम देख लेते हैं कि वेव लेंथ का, वेलोसिटी का और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या रिलेशन होता है। अब इन चीजों को आपने ना थोड़ा सा पिछली बातों को जेन में रख के समझना है कि अभी तक हमने पढ़ लिया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या है और टाइम पीरियड भी हमने पढ़ा है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर वो बातें अगर आपके जेन में हैं तो आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि वेव की जो वेलोसिटी है वो क्या होती है। हमने वाटर सरफेस के अंदर वेव प्रोड्यूस करवाई थी। अब वो वेव्स किसी न किसी स्पीड के साथ मूव कर रही थी आगे, यानी अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे थे। तो उस जिस स्पीड के साथ वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे थे उसको हम उसकी वेव की वेलोसिटी कहते होते हैं। और वो वेलोसिटी हम किससे शो करते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वैसे भी हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। अब ये तो थी वेव की वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कि इसके टाइम पीरियड, वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है। अब वाइब्रेशन हमें मालूम है कि क्या होती है, यानी अगर हमारे पास ये एक वेव है और वेव के इस एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिलाकर हमारे पास एक वाइब्रेशन होती है और एक पार्टिकल की एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर हमारे पास 1 वाइब्रेशन और 1 टाइम पीरियड ये इक्वल हो जाए तो ये हमारे पास एक वेव लेंथ को शो करता है। देखिए अगर 2 कंसेक्टिव हमारे पास एक क्रस्ट और एक क्रस्ट हो या एक ट्रफ और एक ट्रफ हो तो ये भी वेवलेंथ को शो करता है। या एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो है कंसेक्टिव जो होते हैं वो भी एक, यानी जैसे ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है तो ये भी वेवलेंथ को शो करता है। तो अगर देखें यहाँ पर ये एक वाइब्रेशन है या एक टाइम पीरियड है, फर्ज करें इसको 1 सेकंड लगा इसको कंप्लीट करने में, तो यहाँ पर ये एक वेवलेंथ है। तो ये सब इक्वल हो जाते हैं। तो उस वक्त इनका जो रिलेशन है वो इस तरह से बनता है। तो ये रिलेशन कैसे आता है, इसको एक दफा देखें। ये है d/t, मतलब कि वो डिस्टेंस जो कि वेव कवर करती है।
तो यहाँ पर जो डिस्टेंस से वेव कवर कर रही है वो तो उसके वेव लेंथ की इक्वल है, इसी वजह से हम यहाँ पर लैम्डा लिखेंगे। नीचे है टाइम, यानी उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको जितना टाइम लगा, तो वो टाइम उसके टाइम पीरियड की इक्वल है, इस वजह से हमने यहाँ पर टी लिखा। अब ये साथ साथ इक्वेशन को मैंने इधर भी लिख दिया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर, और ये दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन बनी वो ये है। अब क्या करते हैं, हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पर ये जो टी है इसकी जगह पर हम पुट कर देंगे 1/f पुट कर देंगे। अब टी की जगह पर आप जब हम 1/f पुट करेंगे तो ये f नीचे है, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ जाएगी, और इसको हम वेव इक्वेशन कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज्यादा इसका यूज है। तो ये अभी तो हमने ये बात की थी ट्रांसवर्स के लिए, देखिए हम जो क्रस्ट ट्रफ और ये सारी बातें पढ़ते चले आ रहे हैं, ये तो ट्रांसवर्स के लिए था। तो मैकेनिकल वेव की तो दो टाइप्स होते हैं, दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल होती है, तो ये जो इक्वेशन है ये दोनों को सेटिस्फाई करती है, ठीक है, ये दोनों टाइप की वेव के लिए है। तो अब देखें, प्रॉब्लम देख लेते हैं। वो कह रहा है कि हमने एक स्लिंगी के अंदर वेव प्रोड्यूस करवाई, और उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 हर्ट्ज है, उसकी वेव लेंथ 0.4 मीटर है, तो आपने बताना है कि उस वेव की स्पीड कितनी होगी। तो अभी हमने पढ़ा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला, वो फार्मूला यूज कर देंगे। देखें फ्रीक्वेंसी भी हमें मालूम है, लैम्डा मतलब वेव लेंथ भी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.6 मीटर पर सेकेंड हमारे पास उसकी जो है वो वेलोसिटी आ जाएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम रिपल टैंक पढ़ेंगे।